आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में, किस प्रकार वो हमारे मित्र भी हैं और किस प्रकार वो हमारे शत्रु भी हैं। तो अब अगर देखें, हम अपने आसपास अलग अलग पौधे को देखते हैं, स्थानों को देखते हैं, उसमें बहुत तरह के सजीव आपको दिखाई दे सकते हैं, पर बहुत ऐसे जीव होते हैं जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, और इसका मतलब उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ऐसे जीव जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव अगर आप शब्द में ही देखो तो दो इसका अगर संधि विच्छेद करो तो एक है सूक्ष्म, एक है जीव। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटे। तो अत्यंत छोटे जीव जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव, और उनको देखने के लिए या तो आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है या सूक्ष्मदर्शी की। अब अगर आप अपने आसपास देखो, उदाहरण के लिए जब आप वर्षा के समय में, वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी जो है वो सड़ने लगती है, उसके ऊपर आपको देखे होंगे सफेद काले कलर के थोड़े हरे टाइप के धब्बे आ जाते हैं। और वो जो धब्बे हैं, जब उनको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाए तो उसमें गोल गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब वो संरचनाएं क्या हैं और कहाँ से आई हैं, इन सब के बारे में आगे तो पढ़ोगे इस चैप्टर में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सूक्ष्म जीव, जैसा कि मैंने कहा कि जो अत्यंत छोटे जीव जिनको कि आंखों से नहीं देखा जा सकता और उनको सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें जैसे कहा गया है क्रियाकलाप 1 कि बगीचे और मैदान में एक बीकर में थोड़ा सा गीली मिट्टी लाओ और उसमें जल डालो। जब मिट्टी के नीचे बैठ जाए तो जल की एक बूंद स्लाइड क्या होता है आपको पता है, इस तरह का एक कांच की पट्टी होती है जिसके ऊपर अगर हम स्लाइड रखें और इसके ऊपर मान लो यहाँ हमको ये जल की बूंद रखनी है, और इसमें जब हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो उसमें हमको बहुत छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। अब वो जीव क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से तालाब या पोखर के जल में भी आपको इस तरह से सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं गति करते हुए। तो सूक्ष्म जीव के बारे में अगर देखें तो सूक्ष्म जीव कहाँ, तो इन दो तरीकों से देखा तो हमको क्या पता चला कि सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी होते हैं और पानी में भी होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे ब्रेड पर जो काला हरा कलर का धब्बा आता है उसे उसमें होते हैं कवक। इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जो लेंस होता है उसकी सहायता से देख सकते हैं। और जबकि बहुत ऐसे सूक्ष्मदर्शी हैं जो लेंस की सहायता से भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की सहायता की जरूरत पड़ती है। और ऐसे जीव जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सके या आवर्धक लेंस की सहायता से, उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव समझ में आ गया। अब है सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण देखें तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, ये 4 है। इसके अलावा भी एक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और है विषाणु, जिसे हम कहते हैं वायरस। तो विषाणु भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं? वे केवल परपोषी होते हैं। जैसे अगर हम जीवाणु की बात करें तो ये विषमपोषी, कवक जो है वो आपके विषमपोषी हो सकते हैं, और भी तरीके। प्रोटोजोआ में आपके विषमपोषी होते हैं, और कुछ शैवाल जो हैं वो कुछ स्वपोषी होते हैं। तो लेकिन विषाणु जो है वो परपोषी होते हैं, वो दूसरे के शरीर में जाकर जिंदा रहते हैं। ठीक है, परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो विषाणु या तो किसी जीवाणु के अंदर रहते हैं या पौधों में या जंतुओं में रहकर ही बढ़ते हैं। तो इस वजह से विषाणु जो है इनसे भिन्न होते हैं।
मुख्यतः सिर्फ 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब कुछ रोग अगर की बात करें, कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कह देते हैं, और अधिकतर खांसी, ये किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा, विषाणु या वायरस के द्वारा। कुछ विशेष रोग जैसे पीलिया एवं खसरा, ये भी विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो विषाणु के द्वारा होने वाले इसमें काफी रोग हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें 2 आप आसानी से लिख सकते हो। सॉरी, पोलियो, पीलिया नहीं है, यहाँ पोलियो है। पोलियो एवं खसरा। पीलिया भी विषाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ तो पोलियो लिखा है, लेकिन अगर पीलिया या जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं वो भी विषाणु के द्वारा ही होता है, और पोलियो भी विषाणु के द्वारा ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें अतिसार, तो अतिसार एवं मलेरिया। अतिसार क्या होता है? डायरिया, इसको हम इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत बार जो है पेट खराब हो जाता है और बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस वजह से इस बीमारी को हम कहते हैं अतिसार, और ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड और क्षय रोग जिसको हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों में टाइफाइड और क्षय रोग होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। पोलियो, खसरा, जुखाम, इन्फ्लुएंजा ये विषाणुओं के द्वारा होते हैं। शैवाल और कवक के द्वारा मुख्यतः ऐसा कोई रोग नहीं होता है। उनके द्वारा क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कवक के द्वारा मनुष्यों में नहीं होता है, आगे दूसरे जीव जंतुओं में रोग होते हैं, उसके बारे में आगे हम। अब ये आपको अलग अलग डायग्राम दिया। अगर सबसे पहले देखें तो ये जो है जीवाणु के 2 उदाहरण है, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु के 2 उदाहरण आपको दिए हैं, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। इसी के साथ 2 और आप याद रख लो, जो आपने पढ़ा होगा, दही के अंदर भी जीवाणु होते हैं ना। दूध से जब दही बनता है तो उसमें जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ये भी एक आप ध्यान रख लो, इस जीवाणु में लैक्टोबैसिलस। और एक और जीवाणु अगर आप ध्यान रखो, जो मिट्टी में पाया जाता है, दाल के पौधों की जड़ों में, जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। ये भी एक तरह का क्या होता है? जीवाणु। तो राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस, ये 2 एग्जाम्पल भी आप इसमें याद रख सकते हो जीवाणु। जीवाणु आपके स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ये जीवाणु के उदाहरण हैं। इसके बाद अब अगर आगे हम बात करें शैवाल के, तो शैवाल के 2 उदाहरण में सबसे पहला है आपका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, और दूसरा है स्पाइरोगायरा। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास ये आगे आप पढ़ोगे, ये इसमें एक कोशिक जीव होता है। ठीक है, जीवाणु भी अधिकतर एक जीवाणु भी एक कोशिक होते हैं, और स्पाइरोगायरा बहुकोशिक होता है, परंतु क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ये एक शैवाल का उदाहरण है, और स्पाइरोगायरा भी एक शैवाल का उदाहरण है। उसके बाद अगर अब बात करें हम प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में आपका सबसे पहला है अमीबा। ठीक है, अमीबा, और दूसरा है पैरामीशियम। ये दोनों प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और यहाँ ध्यान रख लो, इसके बाद क्यों मैं कह रहा हूँ आगे आपको ध्यान समझ आएगा। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है, और इसका क्या काम होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। इसको आप अभी ध्यान रख लो, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो 3 आपके प्रोटोजोआ भी हो गए। अगला है कवक। तो कवक जो आप ब्रेड के ऊपर जो हरे काले कलर के धब्बे होते हैं, उसके अंदर जो कवक पाया जाता है, इसको कहते हैं राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड के अंदर पाए जाने वाले कवक है, इसलिए उसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, और उसका नाम होता है राइजोपस। एक और कवक है पेनिसिलियम, और इससे जो दवाई है पेनिसिलिन वो बनाई जाती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो इस पेनिसिलियम से बनाई जाती है। और तीसरा है एस्परजिलस।
इसके अलावा दो कवक और आप याद रख सकते हो। एक होता है ईस्ट। ईस्ट भी एक तरह का कवक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ना खमीर बनाने में, जो भी चीजें फुलाते हैं खाने पीने की, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक कवक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो वो है आपका मशरूम। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये कवक के उदाहरण है। अब आगे अगर देखें विषाणु, तो विषाणु के उदाहरण में बहुत सारे, आप सबसे कॉमन सबसे आसान उदाहरण अगर आपसे विषाणु का पूछा जाए तो जो 2020 में बहुत बड़ी बीमारी आई थी ना, तो कोरोना विषाणु, कोरोना वायरस डिजीज जो हुआ था, तो कोरोना विषाणु, ये उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो सबको पता होगा। कोरोना विषाणु, कोरोना के अलावा अधिकतर विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग से ही उस विषाणु का नाम जाना जाता है। जैसे कोरोना जिससे होता है तो वो उस विषाणु का नाम हुआ कोरोना विषाणु। इसके अलावा अब जैसे डेंगू जिससे होता है तो उसे हम कहते हैं डेंगी विषाणु। ठीक है, डेंगू जिस विषाणु के कारण होता है वो होता है डेंगी विषाणु। इसके अलावा और भी है आपके, तो जैसे पोलियो जिससे होता है तो पोलियो विषाणु। ठीक है, पोलियो विषाणु उसे हम कहते हैं। जिससे चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है तो उसे हम पॉक्स विषाणु कह देते हैं। तो विषाणु के एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव मिट्टी और पानी में तो रहते ही हैं। अब लेकिन और कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या है, एक कोशिका के भी हो सकते हैं जैसे जीवाणु। कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिक होते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो ये ठंडे से ठंडी जगह पे भी पाए सकते हैं, बर्फीली शीत से लेके उष्ण मतलब गर्म स्रोतों में भी पाए जाते हैं। हर तरह की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल में भी पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा सूखा है, पानी की बहुत कमी है, और जहाँ पानी अधिक है मतलब दलदल, वहां भी पाए जाते हैं। ये मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब अमीबा की अगर हम बात करें, ये ध्यान देना, अमीबा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है, और कवक और जीवाणु जो है वो समूह में रहते हैं। ठीक है, अमीबा अकेले रह सकता है जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हमारे के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो जीवों में रोग के कारक हैं। अब इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार वो हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार हमारे लिए वो हानिकारक है। तो सबसे पहले ऐसे सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ेंगे जो मित्रवत हैं। मित्रवत मीन्स जो हमारे लिए फायदेमंद हो, मित्र की तरह हमसे हो। जो सूक्ष्म जीव के अलग अलग कार्य जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे दही बनाने में आपको पता है सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सब में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। फिर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे जरूरी चीज है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे जो कूड़ा है जिसमें सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, ये सारे जो हैं इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा कर लिया जाता है। मतलब उनको जीवाणुओं के द्वारा खा लिया जाता है और उससे फिर वो अपघटित कर देते हैं छोटे, और जो हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। और हानि रहित पदार्थ बनाने के कारण हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसको साफ रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और जीवाणुओं का, इसके अलावा जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन मतलब दवाई बनाने में भी किया जाता है। कृषि के अंदर मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, और जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसी में जो हमने पढ़ा था ना राइजोबियम, तो राइजोबियम इसी के अंदर इस्तेमाल होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इस्तेमाल होता है। आगे हम पढ़ेंगे उसे क्या क्या होता है। और जो दही है, दही में भी कौन सा जीवाणु का इस्तेमाल होता है, ब्रेड में किस सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो दही एवं ब्रेड की अगर बात करें तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि जीवाणु जो हैं वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने कभी देखा हो आपके घरों में जब दही जमाने के लिए रखा जाता है दूध से, तो गुनगुने दूध में, हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला दिया जाता है और फिर सुबह तक आप देखते हो कि वो दही जम जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो जो वो दही मिलाया जाता है उस दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उस सूक्ष्म जीव के का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो उसमें मुख्यतः लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जिसकी वजह से दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वह दूध में जनन करता है, बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ करता है और उसको दही में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा जीवाणु पनीर, अचार और अन्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। तो दूध से दही में बनाने के लिए किस जीवाणु का इस्तेमाल होता है? तो वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ये अभी हमने पढ़ा ना, तो ये आप ध्यान रखना। और जीवाणु पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। उसके अलावा जैसे रवा या सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घट संघटक जो है वो दही है। दही डाल के इन सब का हम बनाते हैं ना। अब ऐसा क्यों होता है? तो जीवाणु एवं ईस्ट, ईस्ट जो है वो एक तरह का कवक होता है। ये चावल के आटे में किण्वन प्रक्रिया करता है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है किण्वन प्रक्रिया। और किण्वन प्रक्रिया से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे खाद्य सामग्री को उसमें हवा भर देती है और उसे फुला देती है, और जिससे इडली और डोसा आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कहा गया है कि आप मैदा को भिगो के उसमें थोड़ा चीनी डाल के और ईस्ट अगर आप रखोगे तो कुछ देर बाद देखोगे तो पूरा फूल जाता है। वो ऐसा क्यों फूलता है? फूलने के कारण खमीर पैदा हो जाता है मैदा में और वो फूल जाता है। और इसमें होता क्या है, जो ईस्ट है, ईस्ट तीव्रता से जनन करता है। ईस्ट तीव्रता से उस मैदे में जनन करके श्वसन करता है और श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जिसके गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। और ये बेकिंग उद्योग में, जो बेकिंग वाले जितने भी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट के द्वारा ही खमीर पैदा करके। और उससे बेकिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्रेड हो गया, ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, पेस्ट्री बनाने में, केक आपको बहुत अच्छा लगता है वो बनाने में, इन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ईस्ट का। और ईस्ट क्या है? एक तरह का कवक। ठीक है, इस कवक का इस्तेमाल किया, जब हमने पढ़ा था ना, तो इस कवक का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में, ईस्ट बनाने में, पेस्ट्री, इडली, डोसा, इन सब को बनाने के लिए या खमीर उठाने के लिए मैदे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब वाणिज्यिक उपयोग का क्या मतलब है? वाणिज्य होता है कॉमर्शियल, कि अब उसका उपयोग करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं या इंडस्ट्री में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बड़े स्तर पे अल्कोहल या शराब या एसिटिक एसिड, ठीक है, इसके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अल्कोहल, शराब और एसिडिक एसिड। अगर हम बात करें जौ, जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में जो प्राकृतिक शर्करा है, मतलब मीठापन है, चीनी है, या उसको ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है और शराब का उत्पादन किया जाता है। शराब का उत्पादन कैसे होता है? जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें एक तरह की गंध बनती है, वो अगर आप देखो, ये आपको कहा गया है कि अगर आप 500 मिलीलीटर
का एक बीकर लो, उसमें 3/4 भाग तक जल भरो और जल भरने के बाद उसमें 2-3 चम्मच चीनी घोल दो और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर। तो इससे 4-5 घंटों अगर आप सूखे जगह पे रख दोगे उष्ण स्थान पर, तब थोड़ी देर बाद जब आप उसे सूंघोगे तो उसमें एक अजीब तरह की गंध आपको पता चलेगी और वो गंध जो है वो होती है अल्कोहल। ठीक है, जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है और इसकी खोज की थी लुई पास्चर। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर और 1857 में जब पहली क्रांति हुई थी ना, 1857 में जो पहली क्रांति हुई थी भारत की आजादी की, उसी समय लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। ठीक है, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने कब की? 1857 में, आप भूल लोगे नहीं। अब है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग का मतलब कि औषधि बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अब आपको पता है, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देते हैं पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है? एक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। हो सकता है पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे या कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। ठीक है, तो इन औषधियों का जो स्रोत है वो क्या है? सूक्ष्म जीव। पेनिसिलिन भी सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है, जो मैंने बताया था, पेनिसिलियम नामक कवक से इसको बनाया जाता है। तो अब ये जो सूक्ष्म जीव से जो प्रतिजैविक बनते हैं, ये क्या करता है? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने तथा उनकी वृद्धि को रोक देने वाली औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक, अधिकतर जो है जीवाणु और कवक। ठीक है, कवक और जीवाणु, इन्हीं के द्वारा प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है। और ये ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ये 3 आपके यहाँ पर प्रतिजैविक दिए, जो आम सामान्य तौर पर प्रतिजैविक इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें 3 आपको दिए हैं। इसको अच्छे से रट लो, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और इसके अलावा एक जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, पेनिसिलिन। ये सारे क्या है? प्रतिजैविक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और जो अभी ऊपर हमने पढ़ा पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये जो यहाँ है ना आपका पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक है। तो इसके बारे में अच्छे से ध्यान रख लो, एग्जाम में आने के चांसेस है। और इनको किससे बनाया जाता है? तो इनको कवक एवं जीवाणु, ठीक है, कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। अब किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन, मतलब उनको आगे बढ़ा के प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है और अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक बनाने का कार्य किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने देखा कि जीवाणु रोगों से बचाव हेतु लैब में वो काम कर रहे थे और उन्होंने जब छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, तो बाद में देखा उनके ऊपर हरे रंग का एक फफूंद जम गया है और जहां पे वो फफूंदी है, उस फफूंदी जहां पर उगे हैं वहां पर जीवाणु की वृद्धि नहीं हो रही थी और वो रुक रही थी। इसका मतलब कि जीवाणु जो है वो फफूंद के द्वारा मारे गए और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाया गया। तो सबसे पहले जो प्रतिजैविक बनाया गया था वो पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाया
और ये पेनिसिलिन किस फफूंदी से मिला? इस फफूंदी या इस कवक का नाम होता है पेनिसिलियम। अब इसके अलावा हम पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, ठीक है, और जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। सूक्ष्म जीवों का संचरण मतलब उनमें उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें फैलना, उसको रोकने के लिए हम पशु आहार में एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव आगे और नहीं बढ़ पाते। और प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में भी किया जाता है रोग के नियंत्रण के लिए। रोग के नियंत्रण के लिए प्रतिजैविक का इस्तेमाल पौधों में भी किया जाता है। इस तरह प्रतिजैविक का इस्तेमाल देखा हमने कैसे करते हैं। अब ये जो अभी हमने पढ़ा कुक्कुट आहार, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो पक्ष जैसे मुर्गे या पक्षी वगैरह हम पालते हैं ना, तो उसके आहार को हम कुक्कुट आहार कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किस किस के लिए किया गया। मित्रवत सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल हमने मित्रवत सूक्ष्म जीव में दही एवं ब्रेड को बनाने में इस्तेमाल किया, किसका? ईस्ट का। उसके बाद किण्वन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया वाणिज्य उपयोग में। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग में प्रतिजैविक बनाए गए इसके द्वारा। तो अब आगे हम देखेंगे वैक्सीन या टीका कैसे बनाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, इसके अच्छे से आप नोट्स बना लो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो, और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस वीडियो की ये आपका एनसीईआरटी से पूरा एनसीईआरटी से आप अच्छे से पढ़ लो, और इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और दोस्तों तक शेयर कर लो। इस पे पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहो, आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हर एक चैप्टर के जितने भी आपके सिलेबस में है वो कराए जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। All the best. Bye bye. Take care.